नमस्कार, जय हिंद। इस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 67 बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ का एग्ज़ाम करीब आ चुका है और इसी से रिलेटेड हमने डेली एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में आपको 25 क्वेश्चन का एक सेट होगा और इसमें से आप अपनी तैयारी को जांच पाएंगे। अगर आपके 16, 17, 18 क्वेश्चन तक आते हैं तो आप इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पर क्या होगा कि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये इस एमसीक्यूज़ की जो भी एमसीक्यूज़ आगे भी आएगा उसका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। प्लस आपको अपना स्कोर भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो आपको पता है ये 1895 से 1901 तक ये चलता रहता है। रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में और ये कब हुआ था? 1879। ताना भगत मूवमेंट 1914-15 के बीच में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? आपको पता है 1855-56। तो यहाँ पर कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ है? तो साफ यहाँ क्लियर है कि संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश। ताना भगत मूवमेंट के लीडर कौन थे? जतरा भगत थे, बिहार में हुआ था। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो। ठीक है, तो इतने लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख सुधार आंदोलनों के रूप में स्थापित ब्रह्म समाज ने निम्न में से किस मत का समर्थन नहीं किया? मतलब ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी क्या नहीं थी, आपको ये बताना है। ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी क्या नहीं थी? एकेश्वरवाद बिल्कुल थी ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी, क्योंकि उस समय का जो हमारा समाज था, सोसाइटी थी, क्या प्रॉब्लम्स थी उस समय के समाज में? यही प्रॉब्लम थी ना कि ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, मूर्ति पूजा, बलि, ये सारी दिक्कत थी। तो इसमें राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि एकेश्वरवाद, उन्होंने कहा कि ढेर सारे देवता नहीं, किसी एक देवता को माना जाना चाहिए और वो भी ऐसा देवता है जो कि मूर्ति में नहीं दिखता। ठीक है, मतलब वो निराकार सत्ता है कोई। वेदों की मान्यता, हाँ, वेदों को उन्होंने मान्यता से इनकार कर दिया। स्वनिर्देशित कर्म का सिद्धांत, मतलब उन्होंने कहा कि आप जो भी कर्म करें वो आपके हिसाब से गाइडेड होना चाहिए। ठीक है, सपोज़ आपको धर्म के बारे में जानना है तो आप धर्म की किताब पढ़िए और तर्क लगा करके उसकी व्याख्या करिए। आपको डिपेंड नहीं होना है कि हमारे कोई साधु संत महात्मा या कोई मौलवी या कोई पादरी वो बताएगा उस किताब के बारे में, किसी धार्मिक पुस्तक के बारे में, तब आप समझेंगे। वो तो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, तो स्वनिर्देशित कर्म का सिद्धांत, तो यहाँ पर किस मत का समर्थन उन्होंने नहीं किया? वेदों की मान्यता। क्लियर? ब्रह्म समाज के बारे में देख लें। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। यही वो ब्रह्म समाज है जिसमें देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन दोनों के बीच में थोड़ा आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस थे। इस वजह से इन दोनों में मतभेद हुआ और 1866 में क्या हुआ? ब्रह्म समाज डिवाइड हो गया दो भागों में। एक ब्रह्म समाज बना आदि ब्रह्म समाज। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ वाला। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में। और जब केशव चंद्र सेन इससे अलग हो गए तो उन्होंने अपने ब्रह्म समाज का नाम रखा भारतीय ब्रह्म समाज। क्या नाम रखा? भारतीय ब्रह्म समाज। क्लियर? अब भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से केशव चंद्र सेन अपना ये ब्रह्म समाज आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपनी 13 साल की बेटी का विवाह जो है एक बहुत ही वृद्ध बुजुर्ग समझिए व्यक्ति से कर दिया। तब इनके जो फॉलोअर्स थे वो नाराज़ हो गए, बोले कि आप ये बताइए, आप तो एक हमारे समाज की एक कुप्रथा है कि अल्पायु में विवाह नहीं होना चाहिए लड़कियों का, और आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, जबकि आप इसका विरोध कर रहे हैं एक तरफ, और आपने अपनी ही बेटी की कम उम्र में शादी कर दी। तो यहाँ पर आपके कथनी और करनी में तो अंतर है। ठीक है, आपकी सोच, आपकी विचारधारा और आपके करने में अंतर है। तब यहाँ से दो लोग अलग हो गए। ये जो केशव चंद्र सेन का भारतीय ब्रह्म समाज था, कौन कौन अलग हुए? देखिए 1878 में यहाँ से नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। किसकी? नवीन ब्रह्म समाज। नवीन ब्रह्म समाज क्या होता है? यहाँ पर आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने मिलकर के 1878 में नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना किया। इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब आपको पता है जब मीर कासिम भाग जाता है, ठीक है, फिर वो अवध के नवाब के साथ मिलता है और मुगल सम्राट के साथ। तो यहाँ पर मीर जाफ़र को वापस, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, मीर जाफ़र को वापस बंगाल का नवाब बनाया जाता है, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं और इलाहाबाद की संधि के माध्यम से ही बंगाल बिहार उड़ीसा की जमींदारी या दीवानी मिल जाती है किसको? अंग्रेज़ों को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर समाचार पत्र दिया गया है, आपको मैच करवाना है। तो देखिए कौन कौन है यहाँ पर, मैच कराते हैं। देखिए एक नाम है एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ आपको पता है। सोम प्रकाश, बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ऑप्शन भी दिखाता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने की ट्रिक भी पता चल सके। देखिए जैसे क्वेश्चन है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। सपोज़ हमें बाकी नहीं पता कि सोम प्रकाश के कौन है, हिंदू पैट्रियट के कौन है, ठीक है, कॉमनवेल्थ के कौन है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता दिग्दर्शन के कौन है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पकड़ना है कि चलो एनी बेसेंट का तो हमें पता है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, जब इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था हमारे देश में, तो 2 मैगजीन्स के माध्यम से इन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर डी का 3 हो जाएगा, होगा डी का 3। तो चलिए ये डी है और यहाँ पर 3 है, और यहाँ देखिए कहीं पर 3 है, नहीं है कहीं पर 3, तो यहाँ पर डी का 3 एक मैच हो गया, तो मतलब आपका आंसर क्या हो गया? सी। बाकी और कुछ देखना ही नहीं था। कई बार आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो एक बार क्या करेंगे, ऑप्शन पर भी गौर करेंगे। क्लियर? चलिए अगर यहाँ पर डी का 3 हो गया तो क्या बन गया आपका? दिग्दर्शन। दिग्दर्शन किसका है? मार्समैन का। क्लियर? दिग्दर्शन मार्समैन का है। और जो सोम प्रकाश है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 1857 का विद्रोह स्थल और नेतृत्वकर्ता आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। देख लेते हैं। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिल्कुल ठीक है, लखनऊ का ही, या उस समय इसका नाम क्या था? अवध हुआ करता था। तो बेगम हजरत महल और इनका बेटा था बिरजिस कादिर, बाद में नेपाल भाग जाते हैं। असम में मणिराम दत्त, बिल्कुल सही है। 1857 का नेतृत्व यहाँ पर असम में मणिराम दत्त ने किया। बरेली में लियाकत अली, नहीं, लियाकत अली ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रयागराज में किया था। कहाँ पर? प्रयागराज में। क्लियर? अच्छा, जो लखनऊ में या अवध में 1857 का विद्रोह था उसका दमन किसने किया था? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने। किसने? हेनरी लॉरेंस एंड कैंपबेल। हेनरी लॉरेंस मारा जाता है इस दमन के प्रयास में। और बरेली में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? हडसन ने किया था। किसने? बरेली में हडसन ने किया था। प्रयागराज में किसने किया था? तो प्रयागराज में विद्रोह का दमन किया था कर्नल नील ने। किसने? कर्नल नील ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था। कब? गांधी जी ने कहा था कि अगर हम लगातार इसी तरीके से आंदोलन चलाते रहे तो हमें 1 साल के भीतर आज़ादी मिल जाएगी। कब बोले थे गांधी जी? ये बात उन्होंने बोला था असहयोग आंदोलन के समय। कब? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक, तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने असहयोग आंदोलन शुरू करने में तो भूमिका निभाई लेकिन उसके रिजल्ट को नहीं देख पाया? तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर में। चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि इसने नेपोलियन की तरह कोई युद्ध हारा नहीं था। ठीक है, तो लेकिन हालांकि नेपोलियन तो युद्ध हारता है बाद में, वाटरलू के युद्ध में उसे हरा दिया जाता है पूरी तरीके से। जो समुद्रगुप्त है उसको एक विद्वान है विंसेंट स्मिथ, इन्होंने बोला था कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। हालांकि नेपोलियन तो युद्ध हारता है, समुद्रगुप्त तो नहीं हारता। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन है, तो पाटलिपुत्र के बारे में किस में बताया गया है? अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, इंडिका, पुराण। तो ये है इंडिका में। मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस का एम्बेसडर, राजदूत था, और वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है तो अपनी किताब लिखता है इंडिका,
और उसमें वो पाटलिपुत्र के बारे में बताता है। पाटलिपुत्र को यूनानी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? पॉलीब्रोथा। क्या बोला जाता है? पॉलीब्रोथा। क्लियर? पॉलीब्रोथा। और 304 ईस्वी से लेकर के 299 ईसा पूर्व ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक ये रहता है। मौर्य पीरियड चल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? प्रतीत्य समुत्पाद, बुद्ध, धम्म, संघ। देखिए, बौद्धिज्म में जो त्रिरत्न है उसमें क्या कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये तीन तो है ही हैं। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? तो ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है, ये तो क्लियर है, लेकिन है क्या प्रतीत्य समुत्पाद? देखिए, प्रतीत्य का मतलब होता है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, ध्यान से समझिएगा, इसको दो भाग में आप बांट दीजिए, प्रतीत्य प्लस समुत्पाद। प्रतीत्य का मतलब कोई वस्तु है और समुत्पाद का मतलब किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, मतलब किसी एक वस्तु की वजह से किसी दूसरे वस्तु की उत्पत्ति क्या कहलाता है? प्रतीत्य सम उत्पाद। मतलब यहाँ सीधा सा है, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। मतलब कि कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है क्या? प्रतीत्य समुत्पाद। एक वैज्ञानिक सिद्धांत है ये कि अगर भूकंप आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, अगर ज्वालामुखी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, अगर बारिश हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, अगर दुख है इस दुनिया में तो दुख के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। और महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था कि दुख के पीछे जो कारण है वो अज्ञानता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको बताना है विटामिन के नाम दिए गए हैं। थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट है, देखिए राइबोफ्लेविन डबल हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन सही है, विटामिन K फाइलोक्विनोन सही है, विटामिन E, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन ये हो गया सही, और विटामिन E टोकोफेरॉल होना चाहिए था, बस इतना सा गलत है, यहाँ पर इसको आप टोकोफेरॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर विटामिन दिए गए थे और यहाँ पर उनके केमिकल नेम दिए गए थे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ एसिड के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एसिटिक एसिड अचार में होता है, ये बिल्कुल सही है। कार्बोनिक एसिड सोडा में, एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में, विटामिन C वगैरह भी होता है। विटामिन C का ही नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो भी खट्टे फल हैं, साइट्रस फ्रूट्स हैं, उनमें विटामिन C और या एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। सेब में एथिक एसिड नहीं होता, सेब में मैलिक एसिड होता है। क्या होता है? मैलिक एसिड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आपको बताना है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल है बढ़ जाता है तो ग्लाइकोजन में उसे कौन चेंज करता है? ठीक है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने पर ग्लाइकोजन में वो कौन चेंज करता है? तो आप जानते हैं कि इंसुलिन ही तो दिक्कत हो जाती है, तभी तो लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पा रहा। ठीक है, ग्लाइकोजन में चेंज क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इंसुलिन में प्रॉब्लम आ रही है। इंसुलिन या तो हमारी बॉडी से निकल नहीं रहा, या तो निकल भी रहा है तो हमारी बॉडी उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो यहीं से दो प्रकार की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है और क्या होता है कि इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं होता। टाइप 2 में क्या होता है? इंसुलिन रिलीज़ तो होता है लेकिन हमारी बॉडी उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं करती है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करने का काम इंसुलिन करता है। क्लियर? कई बार आपने देखा होगा कि जिनको डायबिटीज़ होती है, वो जो लोग डायबिटिक होते हैं, उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। लेकिन जब कभी आप फास्ट रहते हैं, 2-4 दिन नवरात्रि का फास्ट रह गए, तो आपको ग्लूकोज तो चाहिए होता है ना। तब यही ग्लाइकोजन क्या होता है, जो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में चेंज हुआ था, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकागोन चेंज कर देता है ग्लूकोज में, जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की। तो ये ग्लाइकोजन चेंज हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और ये काम कौन करता है? ग्लूकागोन करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए, आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, कराने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए, विटामिन के नाम दिए गए हैं और इनकी वजह से होने वाले डिजीज़ के बारे में बताया गया। विटामिन A रतौंधी सही है, विटामिन B3 पेलाग्रा ये भी क्लियर है, विटामिन D वर्णांधता गलत हो गया। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं वर्णांधता को। विटामिन D कैल्शियम से संबंधित है। ठीक है, इसमें कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम का वर्णांधता से कोई संबंध नहीं बन रहा।
फॉलिक एसिड, विटामिन B9, रक्ताल्पता, ये सही है। तो विटामिन जो डी है वो वर्णांधता, यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, डॉबसन इकाई का प्रयोग किया। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो वर्णांधता है ध्यान रखना एक जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, और यह एक्स क्रोमोसोम से लिंक होती है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डॉबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है किस लिए। जो डॉबसन यूनिट है उसका प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान से समझिएगा। ये है 0 से 8 किलोमीटर और इधर 18 किलोमीटर, ट्रोपोस्फेयर हो गया, क्षोभ मंडल जिसको हम बोलते हैं। 18 से 50 किलोमीटर तक क्या है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ही यहाँ पर आपको बीच में समताप मंडल ओजोन मंडल देखने को मिलता है। ये ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पर जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं उनकी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। क्लियर। तो जो ओजोन परत की मोटाई है उसको हम मापते हैं डॉबसन यूनिट से। नेक्स्ट, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को व्यक्त करने के लिए पीपीएम का प्रयोग होता है। पीपीएम का मतलब क्या है, तो पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट, घरेलू प्रशीतक में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अन्य नाम क्या है। जो एसी फ्रिज में जो गैस यूज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका अन्य नाम क्या है, उसका एक ब्रांड नेम है फ्रियोन के नाम से इसे जाना जाता है। CFC को कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो CFC है ये ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस है CFC। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक नई अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस के सृजन के लिए अधिकृत कर सकता है। तो मतलब नई अखिल भारतीय सेवा का अगर सृजन करना है, क्रिएट करना है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, तब संसद नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। हमारे देश में अभी कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, 3, IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। नेक्स्ट, निम्न में से किस परिस्थिति में संसद ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है संसद में, तो ज्वाइंट सिटिंग कब हो सकती है। पहला ऑप्शन, यदि विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, बिल्कुल सही। दूसरा सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से सहमत हो, बिल्कुल सही है। और दूसरा सदन क्या किया, 6 महीने तक विधेयक को पेंडिंग रखा, बिल्कुल सही है। देखिए 3 ही सिचुएशन है जब ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। मान लीजिए लोकसभा है, ये राज्यसभा है, कब कब विवाद हो सकता है दोनों में। लोकसभा ने कोई विधेयक पारित किया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने 6 महीने तक पेंडिंग रखा। धन विधेयक होगा तो धन विधेयक 14 दिन से ज़्यादा पेंडिंग कर नहीं सकते। संविधान संशोधन विधेयक है तो यहाँ पर अगर ये पारित नहीं करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये साधारण विधेयक ही है ना, साधारण विधेयक के बारे में बात हो रही है। दूसरी बात, ज्वाइंट सिटिंग संविधान संशोधन विधेयक के बारे में हो नहीं सकती। अब यहाँ पर देखें, लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा 6 महीने तक पेंडिंग रखी, या राज्यसभा ने कोई संशोधन कर दिया और उस संशोधन से लोकसभा सहमत नहीं है, तो यहाँ 2 दिक्कत हो गई, विवाद हो गया। और तीसरा विवाद क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कि लोकसभा ने पारित किया और यहाँ देखिए 2 ऑप्शन हो गए, और यहाँ पर लोकसभा ने पारित किया और राज्यसभा ने क्या किया, उसको पास ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ 3 तरीके से विवाद हो सकते हैं और इसी के माध्यम से ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट बुलाएगा, और चेयर कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। लोकसभा का उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। कौन, राज्यसभा का उपसभापति। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हाँ आर्टिकल कौन सा है, 108 है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का पहला मेड इन इंडिया कौन सा है, तो वो है INS विक्रांत। 2022 में ये इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा, कमीशन कर दिया जाएगा। फेसबुक की साझेदारी में अभी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत की रैंकिंग है 49th। नेक्स्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में हम सिप्री बोलते हैं, इसके द्वारा जो जारी रिपोर्ट है उसमें सैन्य खर्च, सेना पर कितना खर्च हो रहा है उसके मामले में आपको बताना है कि भारत किस नंबर पर है। तो भारत आता है 3रे नंबर पे, पहले नंबर पे अमेरिका
सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है, फिर चाइना एंड देन इंडिया। ठीक है, और इसके बाद आता है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय क्रिकेटर जिसे आईसीसी में 23 जून 2021 को शीर्ष ऑलराउंडर की रैंकिंग प्रदान की गई, किसे? तो वो कौन है? रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक दिवस 23 जून 2021 को किस पूर्व महिला वेटलिफ्टर को दिल्ली में स्थित भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया? दिल्ली में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसका पहला कुलपति किसे बनाया गया? कर्णम मल्लेश्वरी को। किसको? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी वेटलिफ्टर रही हैं और 2000 में, सन 2000 में ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये सिडनी में हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट, बजट 2021-22 में एफडीआई की सीमा बढ़ा करके कितनी कर दी गई? किसमें? बीमा कंपनियों में, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उसमें एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ा के कितनी कर दी गई? 74% कर दी गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।